Hello students, today in this video our main objective is to study about causes of various properties of D and F block elements. क्या reasons हैं, क्या causes हैं, chemical reactivity कैसे चलती है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या सीखा था, किस पे हमारा फोकस था। डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की और अभी आज इस वीडियो में हम बहुत और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टूडेंट्स, जो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो ई नॉट की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। ई नॉट की वैल्यूज का मतलब क्या मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। हर कंपाउंड की डी ब्लॉक के जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी उनकी ई नॉट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। और जो ई नॉट वैल्यूज है फर्दर तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तीन प्रोसेसेस के ऊपर, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी हमें पता है क्या होती है, जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी, it is the amount of energy required to remove loosely bound electron. Hydration energy, it is the amount of energy released when anion is surrounded by water molecules. तो इन तीन तरह की एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज। लेट्स सी सम एग्जांपल। तो अगेन जो कोई सॉलिड सब्सटेंस है जब गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच सब्लिमेशन। देन कोई सॉलिड जब अपने आयन में चेंज होता है एक्वस फॉर्म में, तो उसे उस टाइम पर जो डायरेक्ट स्टेप में हम लिखते हैं उसे लिखते हैं टोटल एंथैल्पी चेंज। फिर जब सॉलिड से गैस बन गया, सब्लिमेशन हुआ और गैस से गैसियस आयन बना, तो उसमें हमें क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब अपनी आयोनिक गैस फॉर्म से आयोनिक एक्वस फॉर्म में आ जाता है, पानी के मॉलिक्यूल उसके इर्द गिर्द लग जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट स्टेप है और ये हम जो तीन स्टेप करके चले हैं ये इनडायरेक्ट स्टेप है। अल्टीमेटली हमें पहुंचना यहीं पर था। हम डायरेक्टली भी पहुंच रहे हैं, इनडायरेक्टली भी पहुंच रहे हैं। तो यहां पर डेल्टा एच टी फिर क्या हो गया, इट इज द सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी तीनों का सम इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी चेंज। और जितने डी ब्लॉक के कंपाउंड्स बनते हैं थर्मोडायनामिकली वो ज्यादा सबसे स्टेबल होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो जिसकी भी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फटाफट गैसियस आयन में कन्वर्ट होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लगा के ये वाला कंपाउंड जो बनाएगा, जिस फॉर्म में बनाएगा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। स्टूडेंट्स, मेटल के केस में जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। निकल 2 पॉजिटिव आयंस आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 पॉजिटिव आयंस। क्यों, ऐसा क्यों? और जबकि प्लैटिनम 4 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन निकल 4 पॉजिटिव। तो लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने ही डेल्टा H1, डेल्टा H2 यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों को ऐड करके निकल और प्लेटिनम की वैल्यूज लिखी गई हैं। हमें ये देखना है इन दोनों वैल्यूज में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो दिस इज स्मॉलर वैल्यू और ऊपर ही हमने पढ़ा है स्मॉलर इज द आयनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। इसलिए निकल 2 पॉजिटिव फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्लेटिनम 2 पॉजिटिव। जब हमारे पास दोनों की 4 पॉजिटिव स्टेट आ गया तो 3 और 4th वाले को भी ऐड करके लिखा और ये ओवरऑल लिखा। ओवरऑल का मतलब डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 सबको ऐड किया तो हमारे पास एग्रीगेट क्या हो गया, टोटल एनर्जी की अमाउंट कितनी हो गई, दैट इज 11.29, इधर 9.36। अब ज्यादा किसकी वैल्यू है, इसकी। कम किसकी है, प्लेटिनम की। तो जिसकी कम आयनाइजेशन एनर्जी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जाने के प्लेटिनम प्लस 4 स्टेट में इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू निकल 4 पॉजिटिव। ये जितनी एनर्जीज दी गई हैं सब किलो जॉल पर मोल में दी गई हैं। नाउ
अब हम देखने क्या जा रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कि स्टेबिलिटी किस तरह से डिपेंड करती है ई नॉट के ऊपर। अब हम ये भी देखने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की रिएक्टिविटी लो क्यों होती है। एक तो ट्रांजिशन मेटल्स लेस रिएक्टिव है एस ब्लॉक से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों? बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट आते आते क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, जबकि एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम उनकी बात भी नहीं करते। हमने डी में ही पढ़ा था, अगर अनपेयर्ड होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और अगर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उस एलिमेंट को एटम्स में तोड़ना डिफिकल्ट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इज हायर इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देन थर्ड इज द व्हाट पॉइंट, लो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस के साइजेस स्मॉल होने की वजह से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आते आते साइजेस स्मॉल होते जाते हैं, और साइजेस स्मॉल होंगे तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा लगते जाएंगे, तो लो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ मेटल आयंस। इसका मतलब हमारे पास आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन हमने ऊपर 3 रीजन पढ़े कि व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ जो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बनाने का है इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ, ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों आती है? बिकॉज ऑफ वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और लो हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ये बिल्कुल डी ब्लॉक में नियर अबाउट लास्ट जिंक से पहले ही आता है, तो इसका साइज इसके जो है स्मॉलर होता जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी लो है और इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। इसलिए अगर हम देखें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ई नॉट की वैल्यूज पॉजिटिव सिर्फ कॉपर की होती है, बाकी सबकी नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं। लिखा भी है all other elements have negative reduction potential values, which means कि वो तो हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं, पर कॉपर जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। जैसे कॉपर जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है वहां से हाइड्रोजन गैस नहीं बाहर निकलती, बल्कि वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जबकि जिंक के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। देन और पॉइंट्स इसी बिहाफ पे देखते हैं, रिएक्टिविटी के बिहाफ पे। क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि मैंगानीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जबकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स, क्रोमियम में अगर आपको डी ब्लॉक, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, इसको आप अगर कंपेयर करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी पढ़ा था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि जो D3 सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव की D4 कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की D3 कॉन्फ़िगरेशन है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बिहाफ पर उसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, दैट सिस्टम बिकम मोर स्टेबल। जाने के क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्रोमियम 3 पॉजिटिव के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी क्या होगी, क्रोमियम 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बनाते हुए ऑक्सीडेशन होगी, तो एक्ट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक बात की क्रोमियम 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पहले सिंपल वाले का 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक S में से निकालते हैं और एक D में से। पहले S में से ही हमेशा निकालना है, ध्यान रखना है, D में से पहले नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पर D4 हो गया। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव D4 सिस्टम है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैसे बना, क्रोमियम से कंपेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक S में से निकाला और 2 D में से निकालते हैं, यहाँ पर कितने रह गया, 3। तो ये D3 सिस्टम है। और हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी पढ़ी थी, और उसमें ये भी पढ़ा था D3 सिस्टम, जिसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एग्जैक्टली क्या है, हाफ फिल्ड, और इसलिए ये सिस्टम मोर स्टेबल है। तो दोनों में से स्टेबल कौन हुआ, ये।
तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव की हमेशा कोशिश रहेगी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ऐसा करते हुए उसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करवाना मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन जिसकी होती है वो एक्ट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने इसी में मैंगानीज का केस पढ़ा। अब मैंगानीज का केस देखते हैं। मैंगानीज हमने क्वेश्चन ये पढ़ा था, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम मैंगानीज की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सारी निकाल के और इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। मैंगानीज 25 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगानीज। मैंगानीज 2 पॉजिटिव का मतलब S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आगे तो सारा सेम रहेगा, 4s0, 3d5। मैंगानीज +3 का मतलब 2 यहां से निकालो, 1 यहां से निकालो, तो यहां पर क्या रह गया? D4। तो मैंगानीज 3 पॉजिटिव भी D4 सिस्टम ही है, नो डाउट। जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव D4 था, हमने ऊपर पढ़ा था क्रोमियम 2 पॉजिटिव D4 सिस्टम है। लेकिन यहां पर मैंगानीज 3 पॉजिटिव, इन दोनों में से स्टेबल कौन? D5 सिस्टम इज मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और D5 सिस्टम क्या हो गया? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सिस्टम, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये मोर स्टेबल +2 वाली है, तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा। इसमें कन्वर्ट होने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जाने की क्या होगी? रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है वो एक्ट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों का काम अलग अलग। तो हमारे क्वेश्चन को एक आंसर जो है वो आपने इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन देके फिर लिखना है। और स्टेबिलिटी मैंने आपको बता दी, दोनों तरीकों से स्टेबिलिटी देखी, सिंपली D5 और D10 का सिस्टम लेके भी, और दूसरा क्या तरीका देखा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से D3 वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉपर को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और कॉपर क्यों नहीं अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता? उसके आपको 3 रीजंस लिखने हैं। हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इसके बिना आपका कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर पूरा नहीं होता। और जब भी हमने कंपैरिजन करना है कौन बेटर है, किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन, आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के कौन स्टेबल है, जैसे अभी देखा हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिख के उसी बिहाफ पे आंसर्स देने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल क्यों होती हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंगानीज है वो अपनी कितनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि अगर मैं मैंगानीज की ही बात करूं तो मैंगानीज की ज्यादा पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स +2 से लेके +7 तक है। कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि पीरियोडिक टेबल में किस डी ब्लॉक एलिमेंट की या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से किस एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो आंसर आपने देना मैंगानीज। और ये भी कहना है कि ये +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, तो उसका आंसर आपने ऑस्मियम देना है, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम नंबर नहीं बोल रही हूँ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 2 मेन पॉइंट्स। अब आपको मैं रीजन की तरफ लेके चल रही हूँ कि रीजन क्या है कि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो रीजन के अंदर सिर्फ एक ही रीजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ही आपने जरूर लिखना है, क्योंकि हम इसमें 2 ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं, ns की और n-1d इलेक्ट्रॉन्स की। जब बॉन्डिंग में ये दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे और इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत ही क्लोज है। और जब एनर्जी क्लोज है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, कभी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि किधर जाके उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे कि हम कॉपर और क्रोमियम में एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहने देते हैं और जंप करवा के 3D में भेज देते हैं, सिर्फ स्टेबिलिटी रीजन से, क्योंकि हम कहते हैं कि D5 एंड D10 सिस्टम्स आर मोर स्टेबल। देन
इन जनरल हमने क्या देखते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी वजह से होता है, NS इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों की वजह से NS और N-1D की वजह से। जैसे कि अगर मैं आपको मैंगानीज की ही बात बताते हैं, हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले भी लिखा था। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो हम कहते हैं कि इसकी लोएस्ट स्टेट +2 है। +2 किसकी वजह से, सिर्फ 4s की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर 2 लिखा है। और +7 क्यों है, इन दोनों की वजह से। +4s2 3d 5 और 2 कितना हो गया 7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में, मैंगानीज के केस में +7 है। तो ये भी आपने माइंड में बातें रखनी है कि इसमें दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवाते हैं, इसलिए अगर ये अकेला पार्टिसिपेट करवा रहे हैं बॉन्डिंग में तो इसके ऊपर जो जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, और अगर ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर तो दोनों के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं दोनों को ऐड करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सम नोट्स लिखे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जो फ्लोराइड्स और ऑक्साइड के केस होते हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सिर्फ फ्लोराइड और ऑक्साइड की फॉर्म में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आंसर इज दैट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देन ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ऑस्मियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8, मैंगानीज मैक्सिमम शो करता है +2 से +7, कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है शो, क्योंकि उसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। 4s में 1 है, अगर ये बाहर निकाल देगा तो D10 हो जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, इसलिए कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ज्यादा स्टेबल होने के लिए +1। और बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि FeCO5 ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल इज द लाइगेंड, जिसका चार्ज 0 होता है, इट मींस आयरन is found in its 0 oxidation state, या nickel is found in that case in its 0 oxidation state. तो this is all about oxidation states, क्यों होती हैं और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखेंगे कि ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कितना मैग्नीट्यूड होता है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी अगेन सिंपल। मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है इट इज ड्यू टू बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस की तरफ भी घूमता है, वो अपना स्पिन मूवमेंट भी करता है। कैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास ऑर्बिटल बनाए, हमने पहले ऑर्बिट्स बनाए, और जब इनके अंदर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, और वो सिर्फ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही नहीं मूव करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द भी मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड, दोनों तरह के मोशंस, कौन कौन से, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पिन मोशन को ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया जाता है, और वो सारे का सारा उसका रीजन प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा होता है। और जब भी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम डायपोल मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं √n × n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये म्यू इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, बोहर मैग्नेटन। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हम स्पिन मोशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके हम म्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देखने किस में है, बहुत ऑब्वियस है, एस में तो कभी कभार वो उसमें भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा N-1D पे होना चाहिए। और इसी वजह से जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम टेक्निकली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर जिनमें सब पेयर्ड हैं, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव है, या जिंक उसके कंपाउंड्स, या जिंक 2 पॉजिटिव के कंपाउंड्स जिनमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर 2 तरह का होता है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर इज डायामैग्नेटिक बिहेवियर इज ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पहले मैंगानीज तक बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंगानीज तक इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मैक्सिमम मैंगानीज के अंदर अभी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी फिर से देखते हैं। इसमें 3d5 है। 3d5 का मतलब क्या हुआ, ये d ऑर्बिटल, इसमें हमने 5 कॉलम बनाए, d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो उसके बाद जब अगले की बारी आएगी क्रोमियम, इसके अगले नेक्स्ट एलिमेंट आयरन है। आयरन में हमने अपनी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके केस में तो 4 ही अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि 5 तक मैक्सिमम है। उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको आयरन में फिर भी बता दूं, आयरन की सारी कॉन्फ़िगरेशन आगे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 4s2 3d6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हमने कैसे ड्रॉ किया, हमेशा कॉलम बना के ही ड्रॉ करना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे पेयरिंग हो गई और नंबर ऑफ अनपेयर्ड तो सिर्फ 4 रहेंगे, जबकि इसके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने थे, 5 थे। अब हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं, तो डायपोल मोमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट इज ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। तो म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 फॉर्मूला है। n की वैल्यू सपोज इसी के लिए निकाल दें, 4 इंटू 4+2 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, √24 हो गया। अगर 25 होता तो आता 5 आंसर। 24 के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, नियर अबाउट 4.87 बोहर मैग्नेटन, या इसको कैलकुलेट करके आप खुद भी देख सकते हो। तो ये तरीका है कैसे कैलकुलेट करना है। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फिल करना है, फिर आपको √ निकाल के वैल्यू निकालनी है। देन मैंगानीज तक हमने बोला कि इंक्रीज करता है और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज का अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं और इसमें आपने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।